औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिजनेस सीरीज के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड रियल चैलेंजेस, कि हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारे साथ क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें कंसिडर करनी होती हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और आम तौर पे अब जैसे सोशल मीडिया का वक्त है, दौर है, ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं कि एक आध कोई फेसबुक का पेज बना लिया या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पेज बना लिया, या इवन कोई फिजिकल किसी लोकेशन के ऊपर शॉप बना ली, स्टोर बना ली, और उसको वो समझते हैं कि कोई हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। लेकिन होता क्या है कि अक्सर बिजनेस जो है वो इस तरीके से चंद मंथ गुजरने के बाद इख्तिताम पजीर हो जाते हैं या टफ सिचुएशन में आ जाते हैं, या उनकी जो एक्साइटमेंट है वो कम हो जाती है। क्योंकि शुरू के अंदर जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस वक्त मोटिवेशन लेवल और होता है और इंसान ये सोच रहा होता है कि ये एक बहुत आसान सी गेम है, क्विक रिच मनी स्कीम है, जिससे हमने मार्केट के अंदर बैठना है या पेज बना देना है और उसके बाद फिर एक डॉलर्स हैं या मनी है वो हमारी पॉकेट में गिरना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जो हमारे बच्चे हैं शायद ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर सकें कि एक बाप, एक वालिद, एक घर का सरबराह जब वो घर से निकलता है तो उसको दिन में कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, दिन में कितने इश्यूज होते हैं, तब जाके वो कुछ घर वालों के लिए आमदन के ज़राए बनाता है, मेहनत करता है। किसी भी लेवल पे, चाहे वो किसी ऑफिस में बैठा है, कोई मजदूर है, किसी भी लेवल पे एक वालिद की जो अहमियत है उसको जुटलाया नहीं जा सकता। वो अपना दिन सारा सर्व करता है ताकि बच्चों के लिए आसानी पैदा हो सके। तो कोई भी बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम कोई फेसबुक पे सिंपल सा पेज बना लें, किसी जगह पे कोई चैनल बना लें या एक छोटी सी दुकान बना लें। अ, बगैर प्लानिंग के, बगैर स्ट्रेटजी के, बगैर प्लान के, मंसूबाबंदी के बगैर जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाएगा उसके अंदर मसाइल होंगे, इश्यूज होंगे, ट्रबल्स होंगे। कुछ बिजनेसेस बगैर प्लान के, मंसूबाबंदी के जब शुरू होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको एड्रेस करना वक्त के साथ ज़रूरी होता है। लेकिन कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट है, तीन तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम सेल करते हैं, और आमतौर पे जो मेन चीज़ें हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होता है हमारा कोई प्रोडक्ट होता है, और अगर वो प्रोडक्ट जो है उसको हम सेल करते हैं, और इसी तरह एक सर्विस होती है। सर्विस जो है वो कोई स्किल बेस्ड हमारे अंदर कोई महारत होती है, कोई स्किल होती है, हमें कोई फन हासिल होता है जिसको हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और उसके अगेंस्ट पैसे अर्न करते हैं। तो सबसे बुनियादी कोई भी प्रोडक्ट होती है, सर्विस होती है, तो उसकी कंफ्यूजन होती है प्राइसिंग की, कि हम प्राइस क्या रखें। क्योंकि हमारी जैसी मार्केट्स के अंदर प्राइसिंग का कोई लेवल नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपने प्राइस अपनी प्रोडक्ट की क्या रखनी है। एक ही प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसिंग किसी जगह पे कुछ होगी, किसी और जगह पे कुछ होगी, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक तो सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्राइसिंग का इशू होता है, कंफ्यूजन होती है। आप कभी उस प्रोडक्ट के ऊपर 10 रुपए ले रहे होते हैं, कभी आप 100 रुपीज ले रहे होते हैं, कभी आप 50 ले रहे होते हैं, तो आप इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि कहीं मेरी प्राइसिंग तो गड़बड़ नहीं है, मैं जो चार्ज कर रहा हूँ सर्विस की मद में, प्रोडक्ट की मद में, कुछ ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ या कम चार्ज कर रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन एटलीस्ट जो स्टार्ट करने वाला बंदा होता है उसके लिए ज़रूर होती है। उसके अलावा लो कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को बरकरार रखना जो है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कस्टमर को बरकरार रखने से मुराद कि एक कस्टमर जब हमारे पास आ गया है, उसको हमने सेटिस्फाई किया है, उसको हमने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर दी है, उसके बाद क्या वो कस्टमर हमारे पास दोबारा आएगा, या दोबारा वो किसी को रेफर करेगा, या हमने उसको इस लेवल पे मुतमिन कर दिया है कि अगर हमने अपनी सर्विस या प्रोडक्ट उसको सेल की है तो क्या वो हमसे 100% मुतमिन होके गया, क्या हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ दी, हमने उसकी सेटिस्फेक्शन में कोई ऐसी चीज तो नहीं छोड़ दी कि वो दोबारा हमारे पास आने के काबिल ना रहे। कई दफा ऐसा होता है
कि आप सर्विस या प्रोडक्ट देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि आप सपोज मेरे पास कोई बंदा आता है, वो कहता है कि भाई चाइना से मैंने ये प्रोडक्ट मंगवानी। अब चाइना से प्रोडक्ट मंगवाने का तकरीबन विद इन मंथ प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाती है। अब वो प्रोडक्ट अगर उसको 3 मंथ के बाद मिलेगी, या मेरे पास कोई बंदा आता है, वो वेबसाइट कहता है कि भाई बनवानी है, मैं उससे 2 वीक्स का टाइम लेता हूँ या 1 मंथ का टाइम लेता हूँ, और वो 2 मंथ ले लेती है या 3 मंथ वेबसाइट ले लेती है, या इसके अलावा कोई और सर्विस के लिए किसी से रिव्यू किया जाता है और वो जो गिवन टाइम है उससे ज़्यादा 2 गुना या 3 गुना टाइम ले लिया जाता है, तो एक्चुअली कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है। वो तय कर लेता है कि भाई मैंने इस बंदे से काम तो करवा लिया है, मैंने इससे वेबसाइट तो बनवा ली है, मैंने इससे डोमेन होस्टिंग तो ले ली है, मैंने इससे परफ्यूम तो बाय कर ली है, मैंने इससे हेयर ऑयल तो बाय बाय कर ली है, लेकिन यार इसकी जो सर्विस है ना, डिलीवरी सर्विस है, वो कोई ज़्यादा मुतमिन नहीं मैं मुझे कर सकी, या मैं उससे सेटिस्फाई नहीं। तो वो आम तौर पे कस्टमर रिटेंशन बरकरार रखने का मकसद ये है कि आपने अपनी जो सर्विस है उसका मियार ऐसे रखा हुआ है कि कस्टमर जब भी आएगा, हर दफ़ा आएगा, तो वो उसको एक ही जैसी सर्विस मिलेगी। उसको ऐसे ना हो कि सपोज एक सर्विस दे रहा हूँ मैं, बिलफर्ज वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वेबसाइट बनाते हुए तो मैं बंदे को बहुत अच्छा वेलकम करूँ, उससे फाइनेंस लेते हुए तो मैं बहुत अच्छा वेलकम करूँ, लेकिन जब 10 दिन गुजर जाएं, 5 दिन गुजर जाएं, जब मैंने काम स्टार्ट कर देना है, उसके बाद फिर मैं आ, उसको उस तरीके से रिस्पॉन्स ना दूँ। ये जैसे कोई कोई भी सर्विस आप ले लें, फिल्ट्रेशन प्लांट है, कोई कंसल्टेंसी की सर्विस है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर कोई कंसल्टेंसी की फर्म है, वो विजिट वीज़ा का जो है वो कोई पैकेज दे रहे हैं या वर्क परमिट दे रहे हैं या इवन स्टडी अब्रॉड की बात कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट उनके पास आता है, वो कहता है कि भाई ये मेरा केस है, ये 20,000 हैं, 30,000 हैं, 50,000 हैं, 1 लाख है, जितनी भी अमाउंट उनकी तय है वो पे कर देता है। उसको पहले दिन बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, उसको चाय भी पूछी जाती है, पानी भी पूछा जाता है, उसको खाना भी पूछा जाता है, उसको बर्गर शवारमा भी पूछा जाता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन बना के आएगा, उसे लगेगा कि ये मेरे दोस्त बन चुके हैं, ये मुझे हर दफ़ा बर्गर खिलाएंगे, ये हर दफ़ा मुझे शवारमा खिलाएंगे, ये हर दफ़ा मुझे चाय पूछेंगे, इसी तरह उठ के मिलेंगे मुझे। लेकिन अगर वो अगली दफ़ा जाता है और आप उसको उठ के नहीं मिलते और बिजी हैं, और आप उसको पिज़्ज़ा चाय ऑफर नहीं करते, तो वो बरकरार नहीं रहेगा। अब बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप इस्लामाबाद पिंडी में रहे हैं, तो मेरा भी वक्त ज़माना उन्हीं रोडों पे और उन्हीं गलियों में गुजरा है। तो मैंने ये जो सेवर फूड है, इसको बनते और फलते-फूलते अपनी आँखों से देखा है। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं सेवर फूड पे गया, तो 42 रुपीज़ की वहाँ पे चावल हुआ करते थे। साथ जो भी वो लवाज़मात है, अगर आप में से सेवर फूड किसी ने विज़िट की है, यकीनन किया होगा। अब वो ब्रांड बन चुका है। अब आई आई थिंक सो कि 500 के लगभग या इससे भी ऊपर नीचे जो है वो उनकी प्राइस है। लेकिन मैं जब पहली दफ़ा गया और आज तक जब भी मैं लास्ट टाइम, मुझे कुछ टाइम गुजर गया, इस्लामाबाद दिल्ली नहीं गया, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो वो वहाँ पे सेवर फूड ज़रूर चेक करना चाहें। अब उन्होंने एक अपना जो लेवल ऑफ जो बनाया हुआ है ना, जिससे वो कस्टमर को मुतमिन कर रहे हैं, वो उन्होंने सेम स्टैंडर्ड हर एक पर्सन को दिया हुआ है। यानी कि उन्होंने अपनी एक एसओपी तरतीब दे दी है। उन्होंने एक अपना सेटअप बना लिया है कि जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, कस्टमर हमारे पास बैठेगा, उसने 1 मिनट गुजारना है, उसके बाद उसके पास पानी पहुंच जाएगा, 2 मिनट गुजरेंगे, उसके पास बंदा पहुंच जाएगा जो उससे ऑर्डर लेगा, और विद इन 3 to 4 मिनट उसके सामने वो डिश पहुंच जाएगी जिसको वो खाने के लिए आ रहा है। बहुत सारे होटल्स के ऊपर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 30 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट रेसिपीज के ऊपर। लेकिन सेवर फूड ने क्या किया, उन्होंने कहा कि विद इन 5 मिनट बंदे के टेबल के ऊपर वो फूड जो है ना वो मिलेगा। और उन्होंने जो जायका दिया है ना, जो टेस्ट दिया है, वो सेम वही दिया है जो हर जगह पे मौजूद है।
ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 7 to 8 ब्रांचेज उनकी अब पिंडी इस्लामाबाद के अंदर वर्क कर रही हैं। और ये स्टार्ट हुआ था काली रोड से। काली रोड अगर आप राजा बाजार वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था। और वो बंदा जो था उसने अपना रेडी से बिजनेस स्टार्ट किया था। एक रेडी पे वो चावल लगाता था किसी दुकान के सामने, और फिर उसने वो दुकान रेंट के ऊपर ली। जब वो रेंट पे ली तो उसका काम मजीद चला, तो उसने साथ वाली दुकान भी खाली करवा के वो भी रेंट पे ली। थोड़ा सा मजीद उसको रश जब लोगों का आना शुरू हुआ तो साथ वाली दुकान उसने मजीद रेंट पे ली। करते करते वो प्लाजा उसने रेंट पे लिया, फिर वो प्लाजा उसने खरीद लिया और वो प्लाजे के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन करवाई। अब जितनी जगहों पे भी सेवर फूड है उनके अपने प्लाजाज मौजूद है, और उनके बारे में जो मतलब उनकी जो खास बात है उनकी ये है कि उनका डेयरी फार्म अपना है। मतलब जो वो रायता बना रहे हैं तो जिस दूध से बनाया जाता है वो डेयरी फार्म उनका अपना है। चावल जिस जगह पे उग रहे हैं वो चावल खेत उनके अपने हैं, खुद वो वहाँ पे जो है वो उगा रहे हैं। इसी तरह चिकन है तो उनका पोल्ट्री फार्म अपना है। ठीक है, उसके बाद ये फास्ट फूड में भी कन्वर्ट हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाया, उन्होंने अपनी कस्टमर रिटेंशन बरकरार रखी। दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आप पिंडी इस्लामाबाद में जाते हैं तो वहाँ पे एक बहू जी भी है, एक साईं जी भी है। उन्होंने भी अपना बिजनेस जो चलाया। ठीक है, बहू जी वाले बेहतर है, लेकिन वो टेस्ट नहीं डेवलप कर सके जो फ्लेवर में। अब इससे क्या होगा कि कस्टमर रिटेंशन बरकरार रहती है जब आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, अपने ग्राहक को जो है वो एक ही तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब सर्विस का बेहतरीन शानदार होना तो ये बुनियादी शर्त है ना। कस्टमर हमारे पास आया, हमने जो बात की वो मतलब जो बात है वो किसी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी की बात होनी चाहिए। कई दफा ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे जाते हैं, बात करें और चाय पिए एक बराबर हो जाती है, मतलब उस बात की वैल्यू ही कोई नहीं होती। एक बंदा कहता है कि भाई परसों या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये आपका काम हो जाएगा, और 3 दिन के बाद उसको याद आता है कि यार मैंने इसको कहा था कि भाई 3 दिन, अच्छा फिर वो 3 दिन फिर मांगेगा। ठीक है, तो इस तरह कस्टमर जो है विन होने के बाद भी खराब होता है। पहले दिन कस्टमर आया वो मेंटली प्रिपेयर होके आया, वो आप उसको कहेंगे ना कि सर 4 डेज के बाद जो है इंशाल्लाह आपकी जो भी ऑफर लेटर है या आपकी प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी चीज है, जूता चप्पल सैंडल जो भी व्हाट्सएवर, आप उसको कुछ टाइम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो टाइम ले लेगा, मतलब वो आपको टाइम देगा, आपको मार्जिन देगा क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हो गया है। लेकिन अगर आप खुद ही उसको कहते हैं कि भाई शाम को जो है वो आपका काम हो जाएगा, और शाम को काम नहीं होता और आपको खुद भी पता है कि शाम को नहीं होता, फिर शाम के बाद जब वो काउंट करना शुरू करेगा ना, वो एक एक घंटा काउंट करना शुरू करेगा। तो एक मुनासिब सा टाइम ये एसओपी में होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और हर बंदे के मुंह से एक चीज निकलनी चाहिए। ब्रांड का क्या मतलब होता है? ब्रांड के लोग एक मुस्तनद बात करते हैं, वो लोगों के ऊपर अपना असर छोड़ते हैं। याकूब साहब कहें तो वो भी कहें कि ऑफर लेटर 4 दिन बाद आएगा। मुश्ताक साहब कहें तो वो भी कहें भाई ऑफर 4 दिन के बाद आएगा। मिस हाजरा कहे तो वो भी कहे कि 4 दिन के बाद लेटर आएगा। गजल कहे तो गजल भी 4 दिन के बाद कहे। कोई और बंदा है तो वो 4 डेज 3 डेज, जो भी स्टैंडर्ड है, जो बॉस ने कहना है, जो डायरेक्टर ने कहना है, जो मैनेजर ने कहना है, वही सारे कह रहे हैं। और इस बात का सारों को पता होना चाहिए, ताकि एक बात कोई भी इदारे के अंदर बंदा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये बात करनी है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है और ये मेरे पास अथॉरिटी है, मैंने ये कहना है। और फिर अगर 4 डेज के अंदर काम हो जाता है तो बहुत मुतमिन हो जाए, 3 डेज में हो जाता है तो मजीद मुतमिन हो जाए, बजाय कि हम उसको एक दिन का टाइम दें और फिर जाके 3 दिन में करें, वो वहां से डिस्टर्ब हो। तो कस्टमर की रिटेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको बरकरार रखना होता है कि भाई अगर वो हमारे पास आया है तो हमने उसको अपने साथ कैरी करके बच्चों की तरह लेके चलना होता है। क्योंकि जब जो कस्टमर हमारे पास आ जाता है, जो परिंदा अभी हवा में है, दरिया में है, रोड पे है, समंदर में है, समंदर की गहराइयों में है, किसी बस में बैठा हुआ है, किसी गाड़ी में बैठा है, किसी बाइक में बैठा है, जिसने हमारे पास आना है, उसके लिए तो हम टेंशन लें
लेकिन जो बंदा हमारे पास पहुंच चुका है, जिसने केस सबमिट कर दिए, जो हमारे फ्यूचर का एक अच्छा चेहरा है, उसको अगर हम प्रॉपरली टाइम नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो हमारी गुडविल नहीं बनेगी और कस्टमर रिटेंशन नहीं बनेगी। कस्टमर जब मुतमिन होगा तो वो क्यों नहीं किसी को रेफर करेगा? ऐसा मुमकिन नहीं। हर बंदे के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट या वो सर्विस बाय करनी होती है। और लोग आम तौर पे जिस तरह का अगर कंसल्टेंसी का बिजनेस है, टैक्स का बिजनेस है या एडवोकेसी का बिजनेस है, तो उसमें आम तौर पे लोग रेफरेंस के साथ चलते हैं, ट्रस्ट की बुनियाद पे चलते हैं। तो अगर एक बंदा विन कर जाता है, एक बंदा मुतमिन हो जाता है किसी जगह से, तो डेफिनेटली वो अपनी फैमिली, दोस्तों, लोगों को बताएगा और उनको लेके जाएगा, क्योंकि उसे फील होगा कि यार मुझे इज्जत दी जाती है इस इदारे के अंदर, मुझे इस इदारे के अंदर वैल्यू दी जाती है, मैं यहाँ पे खजल नहीं हुआ, मुझे इन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया कि मुझे लेके चले, मुझे उंगली पकड़ के मुझे सारा रास्ता इन्होंने जो है वो क्लियर करवाया। तो वो फिर कस्टमर लेके आते। जब कस्टमर नहीं लेके आता तो इट्स मीन कि वो हमसे मुतमिन नहीं गया। केस अगर विन भी हो गया तो वो हमसे मुतमिन नहीं गया। तो इट्स मीन कि हमें अपने ऊपर काम करना है और हमने कोई एसओपी एसओपीज ऐसी बनानी है जिससे कस्टमर की रिटेंशन बरकरार है। उसके बाद फिर मार्केटिंग स्पेंड बट लो रिजल्ट। आमतौर पे हम मार्केटिंग करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट लो आते हैं। अब उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमें ये मसाइल दरपेश होते हैं। मार्केटिंग का बुनियादी मकसद समझना जरूरी है। किसी भी कंपनी की मार्केटिंग के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, कन्वेंशनल मार्केटिंग है, और एक है डिजिटल मार्केटिंग। अब मार्केट के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग का जो हुजम बन चुका है, जो वैल्यू बन चुकी है, या जो उसने मार्केट कैप्चर कर ली है, तकरीबन 70% है और 30% कन्वेंशनल मार्केटिंग है। तो इन दोनों मार्केटिंग को आपने मैनेज करना होता है। और इसके अलावा ये है कि जब मार्केटिंग के ऊपर हम खर्च करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर जो खर्च होता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्ट करना। तो मार्केटिंग के ऊपर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बुनियादी मकसद क्या होता है? मार्केटिंग का बुनियादी मकसद कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की तरफ माइल करना होता है। हम उसको लेके आते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी जो सर्विस है उसके ऊपर, ताकि वो उसके बारे में जाने, उसके बारे में गौर करे, उसको कंसिडर करे। मार्केट के अंदर 50 लोग एक काम कर रहे हैं, हम मार्केट करते हैं अपनी कोई भी प्रोडक्ट है, मार्कर है, मोबाइल है, सैंडल है, जूता है, चप्पल है, कपड़े है, व्हाट्सएप है, कोई भी चीज है, हम उसकी मार्केट करते हैं। अब बेचने वाले हो सकते हैं 10,000 लोग, लेकिन हम अपने आप को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट भाई हमारे पास भी मौजूद है, ये सैंडल, जूता, चप्पल हमारे पास मौजूद है, और कस्टमर हमसे कांटेक्ट कर लेता है। हम उन 10,000 लोगों में से ऊपर हो गए जिनसे कस्टमर ने कांटेक्ट किया। अब इसके बाद जो हमारी सेल्स टीम होती है, जो लोग राब्ता करते हैं ना, वो कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो मुतमिन होना चाहते हैं। और हमारी जो सेल्स टीम होती है, सेल्स की खुद इटसेल्फ एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत सारा जो है तवज्जो देने की जरूरत होती है हर इदारे को। कि वो सेल्स वाले जो लोग होते हैं, वो जब कोई कस्टमर आता है तो उसको प्रॉपर टाइम देते हैं, उनकी क्वेश्चनिंग के आंसर देते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, ये किस स्टेज का बंदा है, इसको क्या क्या ज़रूरियात हैं। और ये एनालिसिस वो टेलीफोनिकली भी करते हैं, और अगर कोई बंदा ऑफिस विजिट करता है तो वहाँ पे भी। तो जब मार्केटिंग का मकसद पूरा हो जाता है, कॉन्टैक्ट लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद जो सेल्स वाले लोग हैं, उनका काम होता है कि इन इंक्वायरीज के ऊपर काम किया जाए। अब इसके ऊपर प्रॉपर एसओपीज होनी चाहिए, एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। बिजनेस बेसिकली सिस्टम का नाम है। अगर हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है तो फिर हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम दिहाड़ी लगा रहे हैं। बिजनेस एक सिस्टम का नेम है। तो मार्केटिंग के बाद जो सेल्स टीम है उसके ऊपर वर्क होना चाहिए, और वो सेल्स टीम क्लाइंट के साथ
चाहे वन टू वन मीटिंग करे, टेलीफोनिकली मीटिंग करे, उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। लैक ऑफ बिजनेस डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर हमारा क्लियर नहीं होता और बिजनेस की जो डायरेक्शन है वो वाज़ेह नहीं होती, तो उसमें भी फिर हमारे लिए स्ट्रगल काफ़ी सारी होती है इनिशियली। अब हम जब बिजनेस करते हैं तो सिर्फ हम ये नहीं कह रहे होते कि हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो। जब भी बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई वहाँ पे सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो सेल कर ली, बल्कि हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं। जब उस सिस्टम के अंदर कोई भी लोग आएंगे, चाहे वो लोग किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं ना, किसी भी बिजनेस से कोई चीज़ परचेज करनी है, सर्विस लेनी है, तो वो एक सेल फनल होता है। सबसे पहले एक बंदा आएगा, वो इंफॉर्मेशन लेगा कि यार ये बिजनेस क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। वो बुनियादी इंफॉर्मेशन लेगा ना। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे आएगा, कुछ लोगों को बुनियादी इंफॉर्मेशन होगी, बुनियादी इंफॉर्मेशन के बाद फिर वो अगली स्टेजेस पे आएगा, फिर उससे अगली स्टेज पे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते फिर वो जाके फाइनलाइज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा पहले दिन आए, उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और वो हमारे पास एक कोई भी सर्विस ले ले या प्रोडक्ट ले ले, जरूरी तो नहीं। प्रोडक्ट या सर्विस वही बंदा ले लेगा जो बाकी स्टेजेस से हो के गुजरेगा। पहले दिन एक बंदा इंफॉर्मेशन लेने आया, उसको तो पता ही नहीं है भाई, किसी भी एडवोकेट के बारे में, टैक्स लॉ के बारे में उसको नहीं पता, कंसल्टेंसी के बारे में नहीं पता, यूके के बारे में नहीं पता, साइप्रस के बारे में नहीं पता, तो उसको एक अवेयरनेस दी जाती है, उसको वहाँ पे ख्वाब दिखाया जाता है, वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे जाने के क्या बेनिफिट है, आपकी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज होगी, आपकी लाइफ, आपके वालिदैन की, आपकी फैमिली की लाइफ कैसे चेंज होगी। आप कल अपने पेरेंट्स को हज करवाने के काबिल होगे, आप कल अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाने के काबिल, आप अपनी बहनों की शादी अच्छे तरीके से कर सकें, घर की ज़रूरियात अच्छी पूरी कर सकें। तो उसको उसके जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनके बारे में आगाही देने के जो है वो ज़रूरत होती है। ब्रिंग रिपीट सेल, जब सिस्टम बनता है तो वो क्या होता है कि सेल्स हमारी रिपीट होती है। आप सेल को प्रोडक्ट हो सकती है, सर्विस हो सकती है। बिल्डिंग लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना नाम है बिजनेस का। मतलब कस्टमर जो हमारे पास आ गया है, जिसने हमसे प्रोसेस करवा लिया है, चाहे वो विन हो गया है या नहीं विन हुआ, दोनों सूत्रों में हमारे साथ उसका एक अच्छा रिलेशन जो है वो बिल्ड होना चाहिए। स्केल्स विद टाइम, और बिजनेस क्या होता है या सिस्टम क्या होता है, वो टाइम के साथ बड़ा बनता है, वो टाइम के साथ ग्रो करता है, वो एक बड़ा सिस्टम बन जाता है। अब जब सिस्टम बनता है तो सिस्टम किन चीज़ों की बुनियाद पर बनता है? सिस्टम बनता है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम किस बिजनेस मॉडल के तहत काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, और हम कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ है, एक मार्कर है, मोबाइल है, वो सारे लोग बेच रहे हैं, एक कंसल्टेंसी है, वो सारे लोग बेच रहे हैं, हम क्या यूनिक बेच रहे हैं, हमें अपनी यूएसपीज क्रिएट करनी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्रिएट करनी है, तो भाई हम क्या डिफरेंट दे रहे हैं जो बाकी नहीं दे रहे, लोग हमसे क्यों खरीदे, लोग हमारे पास क्यों आए, वो साथ वाले के पास क्यों ना जाएं, उधर वाले के पास क्यों ना जाएं, इधर वाले के पास क्यों ना जाएं, वो हमारे पास क्यों आए, हम उनको ऐसा क्या दे रहे हैं, हमारे पास यूएसपीज क्या हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, यूनिक चीजें कौन सी हैं, यूनिक पॉइंट्स कौन से हैं जिसकी वजह से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने अपना बिजनेस मॉडल कंसिडर करना होता है, क्लियर करना होता है, विजुलाइज करना होता है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहला बिजनेस मॉडल, बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं, उनमें से 3 मेन बिजनेस मॉडल हैं, उनमें से भी बल्कि 2 मेन बिजनेस मॉडल हैं और फिर उन 2 में आगे एक फर्दर उसका ही सब पॉइंट है।
सबसे पहले बी टू बी, यानी कि जब आप कोई भी बिजनेस, दो बिजनेसेस के दरमियान बिजनेस होता है तो हम उसको बी टू बी कहते हैं। एक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी बिजनेस है, और जिसको सर्विस दे रहा है वो भी बिजनेस है। जैसे कि एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल बनाने वाली एक कंपनी है, उसके जो पुर्जाजात हैं, कोई पेच है, नट है, वो बनाने वाली जो कंपनी है वो भी बिजनेस वालों को ही दे रही है ना। वो किसी आम यूजर को नहीं दे रही, बल्कि वो मुख्तलिफ जो फैक्ट्रीज हैं उनको दे रही है। तो ये बी टू बी का मॉडल। यू सेल प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस, नॉट इंडिविजुअल कस्टमर। जब हम अदर बिजनेसेस को जब सर्विसेज दे रहे होते हैं या प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये बी टू बी पे हम काम कर रहे हैं। सपोज एक ग्राफिक डिजाइनर एजेंसी है, वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जब सर्विस देती है तो ये बी टू बी है। होलसेल सप्लायर जो है वो भी बी टू बी पे काम करता है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो स्मॉल बिजनेसेस को सर्विस देती है, तो वो भी बी टू बी पे काम करती है। अब इसमें क्या होता है कि कस्टमर थोड़े होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट होते हैं उनके, और उनका जो साइकिल है वो बड़ा होता है, सेल वैल्यू बड़ी होती है, और सक्सेस जो है वो ट्रस्ट के ऊपर है, और प्रोफेशनलिज्म होता है, हाई सर्विस क्वालिटी है, और एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। और आपको कम लोगों के साथ बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, डील करते हुए आप जो है इस बिजनेस से काम करते हैं। दूसरा है बी टू सी। बी टू सी में क्या होता है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि आप जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो डायरेक्टली एक इंडिविजुअल कस्टमर को सेल कर रहे हैं। जैसे कि कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, वो सेलिंग जनरल पब्लिक, किसी भी पब्लिक को, जेनेरिक पब्लिक को, इंडिविजुअल को सेल कर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट सर्विंग लोकल कस्टमर, कोई भी रेस्टोरेंट है वो भी अपनी जो सर्विसेज है वो लोकल लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई ब्यूटी स्टोर है तो वो भी यूजर को चीजें दे रहा होता है। तो अब इसमें क्या होता है, बी टू सी में लार्ज कस्टमर बेस होती है, इमोशनल कनेक्शंस होते हैं। इसमें कंपटीशन डेफिनेटली हाई है क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन ब्रांडिंग और कस्टमर रिव्यू वो बड़े क्रूशल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है वो फ्रीक्वेंट प्रमोशन एंड इंगेजमेंट कैंपेन, जब आप बी टू सी पे काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको फ्रीक्वेंटली जो है वो लोगों के दिलों में रहना होता है, लोगों के दिमाग में रहना होता है। आपको अपने एड्स अवेयरनेस के लिए या एडवर्टाइजमेंट आपने जारी रखनी होती है, ताकि लोग आपको देखते रहें। जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं, अब हर बंदा जानता है उनको। पेप्सी का नाम हर शख्स जानता है, कोक का नाम हर शख्स जानता है, लेकिन वो दिलों में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हुए, ताकि वो सामने रहें लोगों के, ताकि कोई और बंदा वहाँ पे ना, एक शेज़वान प्रोडक्ट हुआ करता था, उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी तो आप दुकान पे देखें, शॉप पे जाके देखें तो शेज़वान बड़ी कम कम मिलती होती। अब आप ये पेप्सी कोक के बारे में देखें, कितना बड़ा जो है वो एक इमोशनली ये फ़लस्तीन और ये जो मामला हुआ उसके बाद इनके ऊपर कितना ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन दी आई, लोगों ने बाइकआउट भी किया, नफ़रत का इज़हार भी किया। लेकिन वो ब्रांड थे, उन्होंने अब इमोशनली लोगों के साथ टच थे। उन्होंने पैकेजेस डिफरेंट दिए हैं, उन्होंने रेट कम कर दिए हैं, उन्होंने उस क्वालिटी पे लोग आ नहीं सके और वो दोबारा सस्टेन कर गए। क्यों? ये ब्रांड है। अच्छा, अब इसी तरह का ये बी टू सी को हम एक और मॉडल भी कहते होते हैं। ये सेपरेट मॉडल नहीं है, सेम ही है। बी बी टू सी, हम इसको डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो जो होलसेल पे काम करते हैं, वो जब डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं तो उसके ऊपर ये है कि वो बी टू सी का जो है वो मॉडल है। अब इसमें ये होता है कि अब जैसे गुल अहमद है या सना सफीना है, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, स्टोर बनाए हुए हैं, तो वो डायरेक्टली कस्टमर्स को जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो अपना जो भी बेनिफिट है वो ले रहे होते हैं। तो बी टू सी और डी टू सी ये एक ही मॉडल है, और बी टू बी जो है वो आप करते हैं जो बिजनेसेस के साथ है। अब बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजीज हैं, फोकस ऑन नेटवर्किंग, जब बी टू बी पे काम कर रहे होते हैं, जब होलसेल का काम कर रहे होते हैं तो नेटवर्किंग पे आपने काम करना होता है, रिलायबिलिटी पे करना होता है, क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी कि क्लाइंट के साथ आपका ताल्लुक ऐसा होना चाहिए। मैं अक्सर बच्चों को कहते हैं कि कस्टमर नहीं बनाने बल्कि रिलेशन बनाने।
जब आप रिलेशन बनाएंगे तो उसमें चीज़ें तो पिक ही जाती हैं, प्रोडक्ट्स तो नहीं रहती। इंसान की नेचर है वो वहाँ से लेता है प्रोडक्ट या सर्विस जहाँ पे उसका ट्रस्ट लेवल हो, जो जब उसे पता होता है कि यार ये बंदा मेरे साथ चीट नहीं करेगा, ये धोखा नहीं करेगा, मुझे मशवरा ठीक देगा, मेरे साथ एहतराम के साथ पेश आएगा, मुझे मेरी वैल्यू देगा, मुझे रिस्पेक्ट देगा, तो वो बंदा वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसको फील होता है कि मेरी रिस्पेक्ट है। कई ये बार्बर शॉप्स होती हैं वो ज़्यादा चार्ज कर रही होती हैं, लेकिन वो एसी लगा के देते हैं, बस पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, किसी जगह पे बिठाते हैं तो इंसान ज़्यादा पे कर देता है। ठीक है, जहाँ पे इंसान का एक्सपीरियंस अच्छा फील करवाया जाएगा वहाँ पे वो पे करेगा। इसी तरह प्रायोरिटाइज इमोशनल ब्रांडिंग, जब आप बी टू सी पे काम कर रहे हैं ना, डायरेक्ट कस्टमर के ऊपर, तो आपने इमोशनल ब्रांडिंग करनी है। मैं कल एक ऐड देख रहा था और वो ऐड तकरीबन 5 मिनट का ऐड था। उसमें फैमिली के रिलेशंस के हवाले से, उनके घर में मुलाजिम काम करते थे तो उनकी शादी और उसके मामलात थे, तो जो घर के मालिक थे उन्होंने जो है वो उनको कुछ एक्सपेंस लेने थे शादी के हवाले से, तो उसके ऊपर उन्होंने एक इमोशनल वीडियो बनाई और एट द एंड कोई भी उसके बारे में चाय का कुछ भी नहीं था। मतलब जो पत्ती पत्ती थी ना चाय की, उसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन वो सारी इमोशनल ब्रांडिंग करके आखिर में जो है वो उसका जो पत्ती का जो वो था साशे था वो दिखा रहे थे, चाय का साशे, टी का साशे दिखा रहे थे। तो मीन के इमोशनल ब्रांडिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। जब कस्टमर के साथ अपना रिलेशन कायम करना है तो वो इमोशनली अटैच होते हैं। जब लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के साथ अटैच होंगे, बहुत सारे जरदारी साहब के साथ अटैच होंगे, बहुत सारे मौलाना फजल रहमान के साथ अटैच होंगे, बहुत सारे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज के साथ अटैच होंगे। तो उनको फिर इमोशनली वहाँ से डिटैच करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो चुके हैं। इमरान खान के बहुत सारे फॉलोअर होंगे जो कि बहुत इमोशनली वहाँ पे अटैच है। तो अगर उनको कोई बताएगा कि भाई यार इमरान खान ने कोई भी प्रैक्टिकली काम पाकिस्तान के अंदर नहीं किया, तो वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई वो हैंडसम बड़ा है, वो अच्छा चलता है। इसी तरह बाकी जो लोग हैं तो वो क्योंकि इमोशनली अटैच होते हैं तो उनको कोई दलील भी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इमोशन जो है ना वो इंसान के अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो उसमें वो ब्रांड के साथ जब अटैच, हाँ फिर ब्रांड का भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सर्विसेज भी उस लेवल की दे। सिर्फ इमोशनली अटैच करने से लोग तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास आगे बेचने को देने को कुछ भी नहीं है और आप ने जो है वो सिर्फ वहाँ पे एल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, तो फिर नहीं बात बनेगी। पहले अंदर का सिस्टम मजबूत करना है, पहले एसओपीज क्रिएट करनी है, पहले अपना जो मैकेनिज्म है वो ठीक करना है, पहले अपना सिस्टम प्रॉपर तरीके से क्रिएट होना चाहिए, फिर आप मार्केट करेंगे, लोग आएंगे, इंप्रेस होंगे, फिर आपका फ्लो बनेगा। अगर अंदर का सिस्टम कमजोर है, कोई भी वर्किंग है, वो प्रोडक्ट है, सर्विस है, परफ्यूम बेच रहे हैं, हेयर ऑयल बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी ही नहीं थी, तो फिर बात नहीं बनेगी। सबसे पहले क्वालिटी पे काम करें। उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया। कोई भी जब हम नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो राइट बिजनेस आइडिया है ना उसके ऊपर काम करना होता है। वो राइट बिजनेस आइडिया कैसे होता है कि जब हम पहले तो अपने आप को देखते हैं, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर क्या स्किल्स है, जिसको हम देख के परख के हम कोई बिजनेस अपने मुतल्लिक़ कर सकते हैं। Choosing a profitable and passion-aligned idea solution, identify strengths, interest and market gaps. मार्केट गैप्स भी देखने की, मार्केट के अंदर किस चीज़ की कमी है, इंटरेस्ट भी देखना है। और इसके अलावा हम एक टूल भी यूज़ करेंगे, इसको हम गूगल ट्रेंड्स कहते हैं। इसके अंदर भी हम चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सर्च हो रहा है, क्योंकि जब ऑनलाइन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो फिर वहाँ पे देखते होते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इसके अलावा फिर समाज सर्वेस करवाए जाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं ये लास्ट बात कर रहा हूँ कि टाइम हमारा एंड हो गया। मैं 2000 और 2-3 के अंदर एक जापानीज कंपनी थी, फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे वर्किंग की थी और उस वक्त वो उनका एक फार्म हुआ करता था
वो हम मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते थे और वहाँ पे उसको फिल अप करवाते थे, और उस जो वो फॉर्म था उसको वो 10 रुपीज़ देते थे। अब वो बेसिकली बाद में ये समझ आई कि यार वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर जाते थे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे, तो वो सर्वे करवा रहे थे अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो यहाँ तक हम अपनी बात को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा इधर से ही स्टार्ट करेंगे। शहजाद अंवर बिलाल, अल्लाह हाफ़िज़।